सामना 68 वर्ष पहले की बात है। नारायण और मैं साथ साथ पढ़ते थे। वह मुझे से 3 साल बड़ा था और हष्ट-पुष्ट भी। क्यों न होता वह गुर्जर जाति का जो था। दूध दही और प्रतिदिन की पैदल यात्रा ने उसको बलिष्ठ शरीर दिया था। वह प्रतिदिन घनाखेड़ा गांव से 4-5 मील पैदल चलकर आता था। वह अपनी असल 14 वर्ष की उम्र से अधिक यानी 17-18 वर्ष का नवयुवक जान पड़ता था। घनाखेड़ा गांव गलीसिंध नदी के गहने नालों खालों के ऊपरी किनारे पर बसा हुआ है। उस जमाने में घनाखेड़ा में स्कूल नहीं था। गांव में क्या उन दिनों कस्बों में भी स्कूलों की संख्या नहीं के बराबर होती थी। यही कारण है कि हमारे देश में अनपढ़ लोगों की संख्या बहुत थी। गांव में तो आज भी बच्चों के पढ़ने का औसत बहुत कम है, इसलिए नारायण मेरे गांव सांगोद पढ़ने आता था। सांगोद में 8वीं तक स्कूल था। आसपास के पढ़ने के इच्छुक लड़के 4-5 मील पैदल चलकर पढ़ने आते थे। और हाँ, उन दिनों बच्चों को 6 वर्ष की उम्र से पहले पढ़ने बिठाते ही नहीं थे। गांव के लोग तो 8-9 वर्ष की उम्र में पढ़ने भेजते थे, क्योंकि 4-5 मील तक पैदल चलकर स्कूल जाना बच्चों के लिए संभव नहीं था। सांगोद और घनखेड़ा के बीच जंगल था। उन दिनों आज की तरह जंगलों का सफाया नहीं हुआ था, घने जंगल थे। शेर, चीते, बाघ जैसे हिंसक जानवरों की बहुतायत थी। हिरण, चीतल, बारहसिंघा, सांभर, नीलगाय, रीछ और छोटे-मोटे खरगोश, लोमड़ियों आदि की तो कोई गिनती ही नहीं थी। नारायण रोज इसी जंगल में होकर सांगोद पढ़ने आता था। वह बड़ा नीडर था। अपनी बगल में बस्ता लटकाए दाएं कंधे पर हल्की कुल्हाड़ी धरे मस्त अलहड़ चाल में चला आया करता था। शाम को स्कूल से छूटने पर वह कबड्डी जरूर खेला करता था। उसे कबड्डी खेलने का बड़ा शौक था और था भी अच्छा खिलाड़ी। उसने तहसील स्तर से उठकर राज्य स्तर के खिलाड़ियों में अपना नाम जोड़ लिया था। उसमें चीते जैसी फुर्ती थी। वह कबड्डी कबड्डी बोलता जब विपक्षी पाले में जाता था तो 4-5 से तो वह दबता ही नहीं था। 5 फुट ऊंची छलांग लगाकर अपनी पाली में कूद आता था, जैसे उसके पंजे में स्प्रिंग लगे हो। उसकी सांस टूटती ही नहीं थी। साहसी खिलाड़ी था। डर तो जैसे उसके पास फटकता ही नहीं था। इसलिए हर बार हर टीम में चुना जाता था। उसके बिना टीम में जान ही नहीं आती थी। वह तो टीम का हीरो होता था। जहां तक मुझे याद पड़ता है, यही कोई दशहरे के आसपास के दिन थे। स्कूल में राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के लिए टीम का चुनाव हो रहा था, मगर एक सप्ताह से नारायण का पता ही नहीं था। वह स्कूल नहीं आ रहा था और न उसकी कोई सूचना ही थी। सूचना आती भी कैसे, घनाखेड़ा से वही तो अकेला पढ़ने आता था। कोई संगी साथी तो था नहीं कि सूचना देता। अध्यापक काफी असमंजस में थे। सभी को यह चिंता खाए जा रही थी कि यदि नारायण टीम में शामिल नहीं हुआ तो स्कूल की जीत संभव नहीं। आखिर एक दिन प्रधानाध्यापक ने स्कूल के चपरासी को उसके गांव उसकी खैर खबर लेने भेजा। दूसरे दिन, यही कोई दोपहर का समय था, स्कूल का चपरासी और नारायण बैलगाड़ी में आए। बैलगाड़ी नारायण के पिताजी हाँक कर लाए थे। नारायण बैलगाड़ी में लेटा था। उसके चेहरे पर सूजन थी और हाथ पांव पर हल्दी की पट्टियां बंधी हुई थी। उन दिनों आज जैसी अस्पतालों की सुविधा तो थी ही नहीं। लोग चोट पर हल्दी चूने का लेप करते थे। चपरासी और नारायण के पिताजी ने उसे सहारा देकर गाड़ी से उतारा था, किंतु प्रधान अध्यापक के कमरे तक नारायण पैदल ही चलकर आया था। नारायण को उस दशा में देखकर प्रधानाध्यापक के कमरे के सामने भीड़ लग गई थी। प्रधानाध्यापक भी नारायण की दशा देखकर अवाक रह गई थे। प्रधानाध्यापक के पूछने पर नारायण ने जो कथा कही थी, वह आज भी मेरे मानस पटल पर ज्यों की त्यों अंकित है।
स्कूल से छुट्टी होने के बाद रोज की तरह कबड्डी खेलने में उसे सांध हो गई थी। वह जल्दी जल्दी चला जा रहा था। उसका गांव यही कोई 1 मील रह गया था। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। वह जल्दी जल्दी पांव बढ़ा रहा था कि झाड़ियां में से अचानक निकलकर चीते ने उस पर छलांग लगा दी। आकस्मिक आक्रमण और चीते के पंजे की मार से वह संभल नहीं सका, गिर गया। उसकी कुल्हाड़ी भी हाथ से छूट गई। अब तो वह नीचे और उसके ऊपर चिता एक दूसरे से कुश्ती लड़ते रहे। कभी वह चिता को धक्का देकर अलग करता, तो कभी वह उससे छूटकर खड़ा होता कि चीता फिर से उस पर आक्रमण कर बैठता। इस उठा-पटक में नारायण के मुंह पर पंजों के नाखूनों से खरोंचें आ गई थी और चीते के काटने से हाथ पांव से खून बहने लग गया था। नारायण घबराया नहीं। उसने अपनी कबड्डी का दांव खेलते हुए बलिष्ठ हाथों पावों की सहायता से चीते को दूर धकेल दिया और एकदम फुर्ती से उछलकर अपनी कुल्हाड़ी को उठा लिया। फिर लपकते चीते के सिर पर सीधा भरपूर वार किया। कुल्हाड़ी चीते के सिर में पूरी बैठ गई। चिता लड़खड़ाया और वही ढेर हो गया।